ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। पेंशन भोगियों के लिए 22 जून है बड़ा दिन। न्यूनतम पेंशन 7500 दा का तोहफा। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौंपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण बहुमत से आई, पर 2014 से लेकर 2024 आ चुका, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है। क्या थी कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें? निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोश्यारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3000 प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसके साथ वारसदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी, पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह है। समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे आदेश। इस बीच महाराष्ट्र से कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशन भोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को पेंशन भोगी वोट नहीं करेंगे। इसके अनुसार पेंशन भोगियों ने सरकार को सबक सिखाया और अब मोदी जी बिना गठबंधन के सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इसके बाद भी अगर मोदी जी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशन भोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुना। वहीं पर एक पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकारी मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, मजदूर और उनके परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बद्दुआ भी प्रमुख कारण रहीं। वहीं पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन भोगियों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। गलत हेरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहत ईपीएफओ में जमा करने के लिए बूढ़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सभी ईपीएस 95 सदस्यों को केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 7500 प्लस दा प्लस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में तय की गई है। वहीं पर एक अन्य पेंशन भोगी का कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीख के जैसी पेंशन मिलती है। हमारे से अच्छे तो सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन हैं, जिनको सरकार 3000 मासिक पेंशन देती है। 22 जून को मिलेगी खुशखबरी। इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी संगठनों के नेता पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। ईपीएस 95 हायर
पीएफ ट्रस्ट विवाद होगा हल या सरकार देगी ईपीएफओ का साथ। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर पीएम मोदी के दरबार में पहुंची थी। अजमत अली, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज होगी। उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा की जा चुके हैं। डिमांड लेटर जारी हुआ और पैसा तक जमा हो चुका है। एक कार्मिक द्वारा अधिकतम करीब 40 लाख रुपए तक ईपीएफओ के खाते में जमा किए जा चुके हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा वापस किया जा चुका है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद है। इसको आधार बनाकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने खाते में जमा हो चुके पैसे को वापस कर दिया है। चुनाव की वजह से सारी कवायद थमी थी। ऐसी सूरत में कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन पर विराम लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव की वजह से सारा मूवमेंट थमा हुआ था। ईपीएफओ चुनाव में व्यस्त होने की बात बोल रहा था। वहीं सरकार स्तर पर कुछ भी होना नामुमकिन था। अब नई सरकार बन रही है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री भी तय हो जाएंगे। इसके बाद ईपीएस 95 हायर पेंशन की फाइल को लेकर नए सिरे से कवायद होगी। सरकार से राहत या ईपीएफओ के साथ खड़ी रहेगी सरकार। अब देखना यह है कि जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या ईपीएफओ के साथ सरकार खड़ी रहती है। पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता तब तक पेंशन मिलनी नामुमकिन है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की गुहार। वहीं न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए की मांग फिर से तेज होगी। पिछली मोदी सरकार से आश्वासन मिलता रहा लेकिन पेंशन नहीं बढ़ी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर पीएम मोदी के दरबार में पहुंची थी। बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकल सका था। अब देखना यह है कि इस बार पेंशनर्स की पुकार सुनी जाएगी या मायूस किए जाएंगे। फिलहाल सरकार गठन होने के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। सरकार गठन के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में नए बजट में मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के सदस्य नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ, जिसके ऊपर हायर पेंशन के लिए लाखों आवेदन पत्रों को संसाधित करने की जिम्मेदारी है, वह अभी भी कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रहा है और अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि हायर पेंशन की गणना कैसे की जाए। वहीं पे पेंशन भोगी इस इंतजार में है कि ये उनको कब मिलेगी बड़ी पेंशन। हायर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया और संख्या। ईपीएफओ के पास हायर पेंशन के लिए कुल 10,75,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 410,000 आवेदन ऐसे पेंशनरों के हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्ति ली थी और 10,34,000 सदस्य संयुक्त विकल्प, जहां उनकी तनख्वाह 15,000 रुपए की सीमा से अधिक थी, के तहत आते हैं। दिसंबर 2023 तक लगभग 1.17 मिलियन आवेदन विभिन्न चरणों में सत्यापन के लिए थे और यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें संसाधित करने में कितना समय लगेगा। पेंशन भोगियों के साथ नियोक्ताओं को भी है परेशानी। पेंशन को लेकर जमीनी स्तर पर प्रगति धीमी रही है, जिससे कई पेंशनरों और सदस्यों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन एक्टिविस्ट परवीन कोहली कहते हैं, 1 सितंबर 2014 के बाद के मामलों के कार्यान्वयन में देरी बहुत लंबी हो गई है और कई पेंशनर इस वजह से पीड़ित हैं। कुछ तो बिना लाभ के ही स्वर्ग सिधार गए हैं। पेंशन एक्टिविस्ट सी कुमार का मानना है कि कई मामलों में नियोक्ता पुराने रिकॉर्ड को सत्यापित और प्रमाणित नहीं कर सके।
ईपीएफओ को ऐसे कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए या वैकल्पिक सत्यापन विधियों पर विचार करना चाहिए। मुद्दे की उत्पत्ति। ईपीएस, जो 1995 में शुरू किया गया था, ईपीएफओ के तहत है, जो औपचारिक क्षेत्र के लिए भविष्य निधि योजना चलाता है। 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ईपीएफ में मासिक 15,000 रुपये की सीमा पर 12% का योगदान करना होता है। नियोक्ता के 12% शेयर में से 8.33% ईपीएस को फंड करने के लिए दिया जाता है। केंद्र भी मासिक वेतन का 1.16% योगदान करता है। 2014 का संशोधन और विवाद। सितंबर 2014 में योजना में संशोधन किया गया ताकि अधिक योगदान सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन ने मासिक वेतन की सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया और सदस्यों को अपने वास्तविक वेतन का 8.33% ईपीएस में योगदान करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इन संशोधनों को बरकरार रखा, जिससे सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते थे। ईपीएफओ की मौजूदा स्थिति और प्रयास। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के आवेदन प्रक्रिया को समझाने के लिए कई परिपत्र जारी किए हैं और समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। एक एक्ट्यूरियल अभ्यास भी चल रहा है ताकि उच्च पेंशन के प्रभाव का आकलन किया जा सके। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे ईपीएस को नुकसान हो सकता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की समीक्षा। सीबीटी, जो ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं, उन्होंने नियमित रूप से इस फैसले के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। एक रिपोर्ट में ईपीएफओ ने कहा कि इस कार्य के विभिन्न आयाम हैं, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि कई कर्मचारियों, पेंशनरों और नियोक्ताओं ने आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। भविष्य की चुनौतियां। ईपीएफओ को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 9,000 रिक्तियों में से लगभग 4,000 हाल ही में भरे गए हैं। हरीभजन सिंह सिद्धू, ट्रेड यूनियन हिंद मजदूर सभा के महासचिव, का कहना है, अधिकारियों पर बहुत अधिक बोझ है और मौजूदा स्टाफ के पास इतनी अधिक आवेदनों की जांच करने का समय नहीं है। न्यूनतम मासिक पेंशन की समीक्षा की मांग। न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये की समीक्षा की मांग भी लंबित है, जिसे 2014 में तय किया गया था। पेंशनरों और ट्रेड यूनियनों ने इसे कम से कम दोगुना करने की मांग की है, लेकिन केंद्र ने इस पर सहमति नहीं दी है। नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब जून के अंत में बजट पेश करेगी, तब पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का तोहफा दिया जा सकता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हायर पेंशन के फैसले पर अच्छी खबर आ सकती है। ईपीएस 1995 क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सेवानिवृत्ति, मृत्यु या विकलांगता के कारण सदस्यों को कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को अपने बढ़ते उम्र के साथ आरामदायक और सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी जाती है। पेंशन पात्रता। जो सदस्य 58 वर्ष की आयु में 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन सीमा के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, वे 10 साल की सेवा के बाद पेंशन के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो वह 50 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। योगदान। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों प्रत्येक माह 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 12% ईपीएफओ में योगदान करते हैं। इसके तहत नियोक्ता का 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में जाता है,
जबकि सरकार 1.16% मूल वेतन का योगदान ईपीएस के रूप में सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। यह योजना एक स्वावलंबी पेंशन योजना है जो कर्मचारियों को उनके वृद्धावस्था के बाद भी आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। निष्कर्ष: ईपीएफओ को कर्मचारियों की कमी और उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदनों की भारी संख्या के बीच संतुलन बनाना होगा। इसे सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवेदनों का सही समय पर निपटारा हो और साथ ही ईपीएस की स्थिरता भी बनी रहे। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक पूरा करना लाखों पेंशनरों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।